जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। तो भक्तों, सभी इंसान को अपने जीवन में कुछ न कुछ दुख ज़रूर मिलते हैं। हर इंसान को हमेशा खुशियाँ और सुख नहीं मिला करते। कोई भी इंसान जन्म लेता है तो समय के साथ साथ उसके जीवन में सुख दुख आते जाते हैं। सुख की घड़ी बहुत ही जल्दी कट जाती है और सुख में हमें किसी सहारे की कोई ज़रूरत नहीं होती। लेकिन वहीं जब हमारे जीवन में दुख की घड़ी होती है तब वो घड़ी हमें बहुत ही अधिक लंबी लगती है। हमें ऐसा लगता है मानो ये समय बीत ही नहीं रहा और दुख हमारे जीवन से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। कुछ ऐसी है इस सत्य लीला घटना की सत्य कहानी। तो भक्तों, ये सत्य लीला कथा है उत्तर प्रदेश की रहने वाली सोनाली की। सोनाली जी ने अपने जीवन में लड्डू गोपाल के महत्व को बताते हुए मुझसे अपनी ये कथा शेयर की है। इस कथा को सुनाने के बाद सोनाली जी ने मुझसे बोला कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा को एक साधारण सेवा मानती थी, जैसे सभी देवी देवताओं की पूजा सेवा होती है। मैं यही समझा करती थी कि कोई भी भक्त एक सिंपल तरीके से अपना कर्तव्य निभाने के लिए लड्डू गोपाल की सेवा किया करता है। मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि हम जितने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा लड्डू गोपाल हमें वापस देते हैं। हम उन्हें भगवान मानते हैं और एक भगवान की ही तरह उनकी सेवा करते हैं। लेकिन लड्डू गोपाल भक्ति की सेवा से प्रभावित होकर अपने भक्तों के साथ पग पग पर उनका साथ देने लगते हैं। उससे बड़ी मिसाल इस कहानी के अलावा आपको भक्तों कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए सोनाली जी की इस सत्य लीला कथा को पूरा ज़रूर सुनिएगा। सोनाली जी बताती है कि उनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई 2015 में पूरी हो गई। पढ़ाई पूरी होने के 1 साल के अंदर ही वे अपने पति कार्तिक के साथ विवाह बंधन में बंध गई। सोनाली एक बहुत ही संपन्न परिवार से संबंध रखती थी। उनके पिता एक डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनकी माँ एक सरकारी बैंक में क्लर्क की नौकरी किया करती थी। बचपन से ही उन्हें किसी भी चीज़ की कमी या फिर दुख नहीं था। अपने माँ बाप की वो एक लौती संतान थी और बचपन से ही उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती आई। सोनाली जी अपनी ये कथा शेयर करते हुए बताती है कि अपने जीवन में अभाव को मैंने कभी भी महसूस नहीं किया था। बचपन से ही मेरी माँ और मेरे पापा ने मेरी सारी इच्छा मेरे कहते ही पूरी की। लेकिन मुझे इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि अपने आने वाले भविष्य में मेरे जीवन में इतना ज़्यादा उतार चढ़ाव आने वाला है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही मैं अपने पति कार्तिक से मिली। कार्तिक बहुत ही अच्छे स्वभाव का लड़का था, बहुत ही शांत, शालीन और दूसरों की मदद करने वाला। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि कुछ दिनों में ही हम दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए थे। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे बिन कहे ही वो मेरे दिल की सारी बात समझ लिया करता है और मेरे परेशान होते ही वो मेरी समस्याओं का हल भी ढूंढ लेता था। बहुत ही कम समय में मैं कार्तिक के बहुत नज़दीक आने लगी थी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कार्तिक के बिना मैं अब नहीं जी पाऊंगी। इसलिए शादी किसी और से करने के बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकती थी। कार्तिक मुझसे हमेशा कहता था कि सोनाली, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, तुम्हारी जब भी इच्छा हो मुझे बताना। वैसे भी
मैं चाहता हूँ कि मेरी जॉब अभी से कुछ और बेटर हो जाए, उसके बाद हम दोनों शादी करें। जब भी तुम्हारी मर्जी हो तो बताना, मुझे कोई भी जल्दी नहीं है। कार्तिक का ऐसा सुलझा हुआ स्वभाव मुझे बहुत पसंद आता, इसलिए मैं धीरे धीरे कार्तिक के बहुत ही नज़दीक आने लगी। एक दिन आया जब ऐसा लगने लगा कि बस अब हम और कार्तिक एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। मैंने अपने मम्मी पापा से कार्तिक से शादी की बात शुरू की। कार्तिक उस समय बेंगलोर में एक बहुत ही अच्छी कंपनी में बहुत ही अच्छी पोस्ट पर था, इसलिए मेरे मम्मी पापा का शादी के लिए इनकार करने का कोई ही सवाल नहीं था। जैसा मैंने अभी बताया कि मेरे जीवन में मुझे सब कुछ बहुत ही आसानी से मिलता गया, यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। मेरे और कार्तिक के घर वाले हमारी शादी के लिए बहुत ही जल्दी तैयार हो गए और 2018 में हमारी शादी हो गई। मेरी माँ बहुत ही पहले से, जब मैं छोटी थी, भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। उनकी वजह से ही मुझे लड्डू गोपाल की सेवा का ज्ञान हुआ। बचपन से ही मैं लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, इसलिए भी मुझे लड्डू गोपाल को अपने साथ रखना और उनकी सेवा करना बहुत पसंद था। मुझे कई बार ऐसा भी महसूस हुआ था जैसे लड्डू गोपाल हमेशा मेरे साथ रहते हैं। शादी के बाद मेरे लड्डू गोपाल मेरे साथ मेरे ससुराल बरेली आ गए। कार्तिक का घर बरेली में था। शादी के बाद 1 महीना हमने बरेली में बिताया। उसके बाद हम और कार्तिक दोनों बेंगलोर के लिए निकल पड़े। बेंगलोर जाने के बाद मेरी तो खुशी का ठिकाना ही न था। कार्तिक ने मुझे गिफ्ट करने के लिए एक बहुत ही सुंदर फ्लैट खरीदा। हम दोनों बहुत खुश थे। हमें ऐसा लगने लगा जैसे हमारे सारे सपने सच हो रहे हो। और साथ में मेरे लड्डू गोपाल। मैं जब भी अपने जीवन के बारे में सोचती, मुझे ऐसा ही लगता है जैसे मुझे जो कुछ भी मिला है सब मेरे लड्डू गोपाल की कृपा से मिला है। क्योंकि कार्तिक का स्वभाव इतना अच्छा था कि मुझे कभी किसी बात की तकलीफ नहीं होती थी। यहाँ तक कि कार्तिक मेरे साथ लड्डू गोपाल की सेवा में भी बहुत सहयोग करने लगे। लेकिन कब हमारा सुख घनघोर दुख में बदल जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारे हंसते खेलते गृहस्थी में इस तरह से वीरानी छा जाएगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं और कार्तिक अब एक बच्चे की इच्छा रखने लगे थे। मेरे ससुराल वाले भी अब मुझसे बच्चे की खुशखबरी सुनना चाह रहे थे। लेकिन हमने बच्चे के लिए कोशिश तो की, पर शादी के 2 साल तक मुझे प्रेगनेंसी नहीं हुई। मैं और कार्तिक थोड़ा सा निराश रहने लगे थे। मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरे जीवन में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मुझे कोई भी चीज़ ना मिली हो। मैंने जब भी किसी चीज़ की इच्छा की है, मेरे लड्डू गोपाल ने मुझे तुरंत वो चीज़ दी। इसलिए बच्चे को लेकर मैं बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा से शादी के 2.5 साल के बाद मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी खुशी का ठिकाना ही न था। प्रेगनेंसी के पता चलने के 2 महीने के बाद कार्तिक ने ये खबर अपने घर पे यानी कि मेरी सासू माँ को बताया। मेरी सासू माँ ये सुनने के बाद बहुत खुश हुई और उन्होंने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, मानो ये खबर सुनने के लिए उनके कान तरस रहे हो। वो रोज़ मुझे फ़ोन करने लगी और फ़ोन पे ही मुझे बहुत सारा आशीर्वाद देती। लेकिन
मेरे जीवन में इतने सारे दुख आने लिखे थे, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मेरी गर्भावस्था का चौथा महीना चल रहा था, तब मुझे अचानक से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मैंने अपने पति कार्तिक को इसके बारे में बताया। कार्तिक ऑफिस से तुरंत घर आए और हम दोनों अपनी डॉक्टर से मिलने गए। डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उसके बाद मुझे बताया कि आपका मिसकैरेज हो चुका है। मेरी पैरों के तले तो ज़मीन ही खिसक गई। इस दुर्घटना के बाद हम दोनों बहुत ही ज़्यादा निराश और दुखी रहने लगे। कार्तिक मुझे हमेशा सांत्वना देते और समझाते। एक दिन मेरी सास ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बहुत ही खरी खोटी सुनाई। मेरी सास ने मुझे बोला कि तुझे बच्चा था ही नहीं और तूने हम सबको अपने बच्चे के बारे में झूठ बोला, तू बाज है। मैं बहुत रोई। उनकी इस जली कटी बातों को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मानो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा बदनसीब औरत मैं ही हूँ और इस दुनिया में अकेली मैं ही हूँ जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती। सच मानिए, इस संसार में बाँझ होने जैसा कलंक बहुत ही खराब होता है। इस कलंक से दूसरा कोई भी बड़ा कलंक और दुख एक औरत के लिए नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी मुझे अपने लड्डू गोपाल के ऊपर पूरा भरोसा था कि गोपाल जी एक दिन मेरी गोद ज़रूर भरेंगे, क्योंकि इन्होंने जीवन भर मेरी हर इच्छा को पूरा किया, हर संकट से मेरी रक्षा की। तो आज ऐसी घड़ी में मेरी लड्डू गोपाल मुझे अकेला कैसे छोड़ सकते हैं। ये तो मेरे पाप कर्मों के फल हैं जो मुझे भुगतने ही हैं। बस इसी भावना के साथ मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा में लग गई। 1 साल के बाद मैं फिर से गर्भवती हुई। इस बार मैं बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मुझे प्रेगनेंसी बहुत ही मुश्किल से हुई थी। पहले मिसकैरेज के बाद डॉक्टर का कहना था कि ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और रिस्की है। प्रेगनेंसी की शुरुआत से ही डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट बोला था, इसलिए कार्तिक भी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। उधर मेरी सास ने फ़ोन पर कार्तिक से बोला कि तू बहू को लेकर यहाँ पर बरेली में आ जा, यहाँ पर मैं उसका ख्याल अच्छे से रखूँगी और परिवार के सभी अपनी गर्भावस्था के दूसरे महीने में ही मैं और कार्तिक बेंगलोर से वापस बरेली आ गए। हम दोनों का प्लान था कि हम यहाँ पर 2-3 महीने रहेंगे, फिर उसके बाद हम वापस बेंगलोर में जाकर डिलीवरी करा लेंगे। लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। मुझे इतनी ज़्यादा विफलताएं मिलेंगी ये तो मैंने कभी नहीं सोचा था। न जाने मैंने ऐसे कौन से कर्म किए थे कि भगवान मुझे इतने दुख दे रहा था। 2 महीने तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन गर्भावस्था के तीसरे महीने की बात है, जब मैं कार्तिक के साथ मार्केट गई थी। मेरे पेट के निचले हिस्से में अचानक से तेज ऐंठन और चुभन होने लगी। मेरे कमर में भी तेज दर्द होने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक भी कदम चल नहीं पाऊंगी। मैंने कार्तिक से बताया और मैं वहीं सड़क पर किनारे ही नीचे बैठ गई। कार्तिक ने मुझसे पूछा कि सोनाली, तुम्हें क्या हुआ है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम मुझे बताओ, मैं कुछ करता हूँ। मैंने कार्तिक से बताया कि कार्तिक, मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है और मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। कार्तिक ने तुरंत टैक्सी रोका और हम दोनों वहाँ से डॉक्टर के पास गए। इस बार भी वही हुआ जिसका मुझे डर था।
मेरा फिर से मिसकैरेज हो गया था और इस पर डॉक्टर का कहना था कि इस मिसकैरेज के बाद सोनाली के लिए प्रेगनेंसी दोबारा से रुकना संभव नहीं है, क्योंकि इनका यूट्रस पूरी तरह से इफेक्टिव हो चुका है। अगर प्रेगनेंसी हो भी जाती है तो बच्चे की ग्रोथ होगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मेरी यही सलाह है कि अब आप लोग बच्चे के लिए कोशिश ना करें, सोनाली के लिए यही बेटर होगा। सबसे पहले आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एक तो मिसकैरेज का इतना बड़ा दुख और उसके बाद डॉक्टर के मुंह से ये सारी नकारात्मक बातें सुनने के बाद मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। मेरी जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि इस पूरे संसार में सबसे अभागन मैं ही हूँ और मैंने बहुत पाप किए जो मुझे भगवान मेरे लड्डू गोपाल एक संतान नहीं दे रहे। फिर क्या होना था, हम दोनों घर आए और मेरी सास ने मुझे बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई। मेरी सास ने तो ये भी बोला कि तू प्रेग्नेंट होने का नाटक कर रही है, तेरे पेट में बच्चा नहीं था, ये सब तेरा नाटक है। ये सब सुन के मेरे कान जैसे फटने लगे और मुझे अपने मम्मी की बहुत याद आने लगी। मैं वहाँ से सीधे अपने माँ के घर चली गई। मैंने कार्तिक से बोला कि अब मैं तभी आऊँगी जब मेरी इच्छा होगी। मैं के जाने के बाद मैं 6 महीने तक अपनी माँ के पास ही रही। 6 महीने के बाद जब मेरी लाइफ धीरे धीरे थोड़ी नॉर्मल होने लगी, तब मैं कार्तिक के साथ वापस बेंगलोर गई। अब हम दोनों पति पत्नी ने बच्चे के बारे में सोचना छोड़ दिया था। 3 साल बीत गए, लेकिन मैंने अब बच्चे की इच्छा करनी छोड़ दी थी। मैं बस पूरे मन से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। मैं और कार्तिक अब एक बच्चे को गोद लेने के बारे में सोचने लगे थे। बेंगलोर के अनाथ आश्रम में मैंने और कार्तिक ने बच्चे के लिए रिक्वेस्ट डाली। वहाँ पर हमने एडॉप्शन के लिए सारी फॉर्मेलिटीज़ कर दी। हमने अपने ससुराल में भी एडॉप्शन के लिए बात की, लेकिन हमेशा की तरह मेरी सास मुझ पर बरसने लगी। कार्तिक ने मुझसे बोला कि सोनाली, तुम माँ की बातें मत सुनो, हम दोनों को जीवन साथ में गुजारना है, आखिरी फैसला हम दोनों का ही होना चाहिए। हमने अनाथ आश्रम में एडॉप्शन के लिए फॉर्मेलिटीज़ कर दी। अब बस हम वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई भी नन्हा बच्चा आए तो हमें मिल जाएगा। मैं बहुत ही ज़्यादा उदास रहने लगी। मुझे डिप्रेशन की बीमारी हो गई और कार्तिक भी अब बहुत दुखी रहता था, क्योंकि वो मुझे दुखी नहीं देख सकता था। सोनाली जी अपने लड्डू गोपाल के लिए अपने भावों को प्रकट करते हुए कहती है कि लेकिन हमारे जो लड्डू गोपाल है वो तो आखिरी मौके पर ही पूरी बाजी पलट देते हैं। वो तभी चमत्कार करते हैं जब हमारे जीवन में आशा की कोई भी किरण नहीं बचती, और मेरे साथ भी मेरे नन्हे लड्डू गोपाल ने ऐसा ही किया। जब मैं बच्चे का इंतज़ार कर रही थी कि हमारे अडॉप्शन के लिए हमें कोई बच्चा मिले, तभी अचानक से मेरी सास का फ़ोन आया। मेरी सास ने कार्तिक से बोला कि कार्तिक, अगर इस बार ये माँ नहीं बनी तो तू इसे छोड़ दे। मैंने तेरे लिए दूसरी लड़की पसंद कर ली है। इसके साथ रहने से तेरा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये तो तुझे एक बच्चा भी नहीं दे सकती। ये सब सुनते ही कार्तिक बुरी तरह से डर गया और उसने अपनी माँ से एक बहुत बड़ा झूठ बोला। कार्तिक ने अपनी माँ से बोला कि माँ, सोनाली माँ बनने वाली है। उसकी गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा है और इस बार सब कुछ नॉर्मल है। कोई भी कॉम्प्लिकेशन, कोई भी कठिनाई नहीं है।
बहुत ही जल्दी हमारे पास हमारा नन्हा बच्चा आ जाएगा और तुम दादी बन जाओगी। ये सब सुनने के बाद मेरी सास बहुत खुश हुई। सास से बात करने के बाद कार्तिक मेरे पास आए। कार्तिक ने मुझे अपनी माँ से की हुई ये सारी बात बताई। मैं कार्तिक के ऊपर बहुत नाराज़ हुई, क्योंकि मुझे पता था कि कमी तो मेरे अंदर है। मैंने कार्तिक से बोला कि तुमने माँ से इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अरे मैं उन्हें बच्चा कहाँ से दूंगी? जब कार्तिक ने मेरी सास को ये सब बातें बोली तब एक ही हफ्ता बीता था। एक हफ्ते के बाद ही मेरी सासू माँ मेरे देवर के साथ यहाँ बेंगलोर आदम की, और आने के बाद मेरी सास ने मुझसे बोला कि अब तो मैं पोता होने के बाद ही यहाँ से जाऊँगी, जब मैं अपने पोते को अपनी गोद में लेकर खिला लूँगी, उसकी सेवा कर लूँगी, उसके साथ खेल लूँगी, तभी मैं यहाँ से हिलने वाली हूँ। मेरे पैरों तले तो ज़मीन खिसक गई। मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस कार्तिक की ओर देखती रही और कार्तिक मेरी ओर। अगले दिन अपनी सास को और कार्तिक को खाना खिलाने के बाद जब मैं बैठकर खाना खा रही थी, तभी मुझे अचानक से उल्टियाँ होने लगी और मुझे बहुत ही तेज़ चक्कर आने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं अब थोड़ा भी खाना नहीं खा पाऊँगी। मैं उठकर वॉशरूम की तरफ गई। वॉशरूम में मैंने उल्टियाँ की। उसके बाद मैं आकर आराम से सोफे पर बैठ गई। मुझे देखकर मेरी सास मुस्कुराने लगी। उन्होंने कार्तिक से बोला कि बेटा, शुरुआत में ये सब तो होता ही रहता है। लेकिन ये सुनने के बाद मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी और चुपचाप लेट गई। मुझे थोड़ी थोड़ी देर पर उल्टियाँ होने लगी और तेज़ चक्कर आने लगा। अगले दिन तक मुझे ऐसी ही दिक्कत बनी रही। कार्तिक ने मुझसे बोला कि एक बार डॉक्टर के पास चलकर चेकअप करा लो, वरना तुम्हें वीकनेस हो जाएगी। डॉक्टर के पास जाने पर फिजिशियन डॉक्टर ने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट के लिए रिकमेंड किया, और गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद उसने मेरा पूरी तरह से चेकअप किया और कहा कि मुझे कुछ डाउट लग रहा है, इसलिए आप एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी भी करा लें। मैंने उसी समय अल्ट्रासोनोग्राफी कराई और उसके रिपोर्ट में जो आया उसको सुनने के बाद मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। अल्ट्रासाउंड करने के बाद मेरी डॉक्टर ने मुझसे बोला कि आपके गर्भ में 5 महीने का बच्चा है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है, और आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी है। ये सुनने के बाद मुझे जितनी खुशी हुई उतना ही आश्चर्य हुआ कि हे प्रभु, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा मेरे साथ पिछले 3-4 महीने से हो रहा है और मुझे कैसे पता नहीं चला? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे खुशी तो बहुत हो रही थी, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सपना देख रही हूँ। मैं और कार्तिक एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन हमारा मन आश्चर्य से भरा हुआ था। मेरी डॉक्टर ने मुझे अगले 4 महीने के बाद की डिलीवरी की डेट भी दे दी। ये सब सुनने के बाद मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था मानो मेरे लड्डू गोपाल ने आखिर अपना चमत्कार दिखा ही दिया। सोनाली जी कहती है कि ये चमत्कार ही तो था। मेरी डॉक्टर ने मुझे पहले बोल दिया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती हैं, और मुझे अपनी प्रेगनेंसी का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मुझे ऐसे कोई भी लक्षण नहीं दिखे जिससे मुझे प्रेगनेंसी का डाउट हो। 4 महीने के बाद मैंने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया।
मेरे बेटे के इस दुनिया में आने के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी कार्तिक की माँ और मेरी सास। उनकी खुशी तो बताने लायक ही नहीं थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब मुझे इस जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए। अपने पोते को गोद में खिलाकर वो तो दुनिया जहान को भूल गई थी। मेरे मन में माँ बनने का जितना ही ज़्यादा उत्साह और खुशी थी, उससे कहीं ज़्यादा मुझे अपने लड्डू गोपाल के कृपालु होने की अनुभव होने लगी। मुझे ऐसा हर समय महसूस होने लगा जैसे मेरे लड्डू गोपाल पग पग पर मेरा हाथ थामे खड़े हो और मुझसे कह रहे हो कि सोनाली, जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे अपने लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तू बस मेरी सेवा कर, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा और तेरे रास्ते के सारे पत्थर को हटा दूँगा। सच में लड्डू गोपाल ऐसे ही कृपालु होते हैं। हम भक्त अभी उनकी कृपालुता को नहीं जानते। ये पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि जहाँ पर हमारी कोशिश और हमारा भाग्य दुर्भाग्य नाकाम हो जाता है, वहाँ पर हमारे लड्डू गोपाल की कृपा ही होती है जो चमत्कार करती है। सोनाली जी अपने सुख दुख और भाव को प्रकट करते हुए सभी भक्तों से कहती है कि मेरा उन सब भक्तों से ये आग्रह है कि लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उन पर इतना भरोसा करें जितना वो खुद पर करते हैं। लड्डू गोपाल की सेवा करते हुए उन्हें किसी और आश्रय को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोनाली जी कहती हैं कि मेरा जीवन दुख में डूब चुका था, मेरे जीवन में सुख की कोई किरण नहीं थी, लेकिन जहाँ पर मेरे प्यारे लड्डू गोपाल होते हैं वहाँ पर सुख और कृपा बरसती है। जय जय।